हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड इन दी टेक्सोनोमी। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग दो पार्ट थे। ठीक है, फर्स्ट वाज दी क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया। देन सेकंड इज दी मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया है कि जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। ठीक है, सो फर्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ द प्रोटीन्स। सो प्रोटीन के कंपैरिजन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड बेस कंपोजिशन। ओके, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो the microbial genome can be directly compared and taxonomic similarities can be estimated in many ways. Okay, यहाँ पर जो माइक्रोबियल जीनोम है उसको कंपेयर करने के लिए अलग अलग वेज अवेलेबल है। ठीक है, अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है कि जिसकी मदद से हम माइक्रोबियल जीनोम को कंपेयर कर सकते हैं। सो इट कैन बी डायरेक्टली कंपेयर्ड एंड टेक्सोनोमिक सिमिलैरिटीज़ जो है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मेथड्स अवेलेबल है कि जिसकी मदद से हम माइक्रोबियल जीनोम को कंपेयर कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड पॉसिबली द सिंपलेस्ट टेक्निक टू बी एम्प्लॉयड इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द डीएनए बेस कंपोजिशन। ओके, यहाँ पर जो डीएनए बेस कंपोजिशन को डिटरमाइन करने की मेथड है वो सबसे पहले यूज़ की जाती थी। ठीक है, सो इट वॉज फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट टेक्निक है। जो भी टेक्निक अभी हम सभी डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के रिलेटेड, उन सब में ये सिंपलेस्ट टेक्निक है। ठीक है, सो डीएनए कंटेन्स बेसिकली 4 न्यू नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर में अलग अलग 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। कौन कौन से? 2 है वो प्यूरिन टाइप के हो गए एंड 2 पिरिमिडिन टाइप के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, दिस आर दी 4 नाइट्रोजन बेसिस दैट फॉर्म दी होल डीएनए। ओके, पूरा का पूरा डीएनए जो है वो ये 4 नाइट्रोजन बेसिस से बना हुआ होगा। ठीक है, सो इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए ए पेयर्स विथ टी एंड जी पेयर्स विथ सी। ओके, ये भी आपको पता होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसमें बेस पेयर के बेसिस पर ही स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है। ठीक है, जो एडेनिन है वो सिर्फ थाइमिन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करता है, उसके साथ ही बाइंड कर सकता है। ठीक है, एंड ग्वानोसिन है वो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ही पेयर करेगा। ठीक है, सो दे आर दी पेयर ए टी एंड जी सी। दस जी प्लस सी। ओके, जी यानी कि ग्वानिन एंड साइटोसिन दोनों का टोटल जो अमाउंट है वो प्लस और दी डिवाइडेड बाय दी ए प्लस टी, यानी कि एडेनिन एंड थाइमिन, ये दोनों का जो रेशियो है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जी प्लस सी उनका कितना रेशियो है, उतना कितना अमाउंट है, दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, उसको डिवाइड किससे करना है? ए प्लस टी। ओके, एडेनिन प्लस थाइमिन उनका कितना अमाउंट है, दोनों का जो रेशियो मिलेगा वो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन में। और जी प्लस सी कंटेंट यानी कि द परसेंटेज ऑफ द जी प्लस सी इन द डीएनए। ओके, अगर हम किसी एक के परसेंटेज को ही यहाँ पर अगर कंसीडर करते हैं तो भी दूसरा ऑटोमेटिकली कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए है वो सिर्फ 80 एक 80 टाइप का पेयर्स होगी एंड जीसी टाइप की बेस पेयर्स होगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो अगर हम जी प्लस सी का परसेंटेज निकाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 40% प्रेजेंट है। ठीक है, जी सी का टोटल अमाउंट है 40%, तो बाकी का जो 60% है वो ऑटोमेटिकली ए प्लस टी ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, 80 बेस पेयर ही 60% में प्रेजेंट होगी। सो किसी एक को जी प्लस सी का कंटेंट है उसको भी हम एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, सो जी प्लस सी कंटेंट, द परसेंटेज ऑफ द जी प्लस सी इन द डीएनए रिफ्लेक्ट्स द बेस सीक्वेंस एंड वेरीज विथ द सीक्वेंस चेंजेस एज फॉलोज। ओके, यहाँ पर जी सी एक का कंटेंट भी अगर हम देखें तो वो भी हमें बेस सीक्वेंसेस कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो
दिखाएगा, ठीक है। एंड इट वेरीज विद द सीक्वेंस चेंजेस एज फॉलोज, कि अलग अलग सीक्वेंस के लिए G+C का कंटेंट भी अलग अलग होगा, ठीक है। कोई अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से अगर हमने न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस आइडेंटिफाई की है तो दोनों में ही GC का कंटेंट AT का कंटेंट अलग अलग होगा। सो अगर हम किसी एक GC बेस पेयर का ही कंटेंट देखें तो उसके बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि AT कितने हैं, GC कितने हैं, ठीक है। सो द मोल परसेंट ऑफ द G+C, ओके, यहाँ पर इक्वेशन दी गई है कि किस प्रकार हम GC के परसेंटेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मोल परसेंट ऑफ G+C इज इक्वल टू G+C, ओके। GC दोनों को कंबाइन करके कितना अमाउंट है दोनों का वो, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड बाय द G+C+A+T, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस दैट आर प्रेजेंट इन दी DNA, ओके। सभी जो नाइट्रोजन बेसिस टोटल कितना प्रेजेंट है उससे हम डिवाइड करेंगे GC कंटेंट को इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो G+C डिवाइडेड बाय द G+C+A+T, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट इन द DNA इनटू 100, ओके। दिस इज द फॉर्मूला टू काउंट द परसेंटेज ऑफ द G+C इनटू द DNA. Clear this much? The base composition of the DNA can be determined in the several ways. अभी हमें G+C यानी कि जो बेस कंपोजिशन है DNA की वो डिटरमाइन करने के लिए भी अलग अलग जो प्रोसेसेस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो द G+C कंटेंट कैन बी ascertained after the hydrolysis of the DNA and analysis of its bases with high performance liquid chromatography, ओके। हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की मदद से भी G+C का कंटेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। DNA का हाइड्रोलिसिस करके उसका हम अगर HPLC करवाए तो उसमें से हमें GC का कंटेंट मिल सकता है, ठीक है। GC को हम सेपरेट करके उसका कंटेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट द फिजिकल मेथड्स आर ईजियर एंड मोर ऑफन यूज, ओके। इसकी कंपेयर में जो फिजिकल मेथड्स है वो ईजी है, ईजी टू परफॉर्म एंड मोर फ्रीक्वेंटली यूज भी होती है, ठीक है। सो द G+C कंटेंट ऑफन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द DNA, ओके। DNA का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसके बेसिस पर GC कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द फिजिकल मेथड। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट वो एक टिपिकल मेथड है, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा एंड ज़्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे और चीप मेथड नहीं है, ठीक है। कॉस्टली भी होगी। इसकी कंपेयर में हम फिजिकल मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेल्टिंग टेम्परेचर, ओके। वो इजी मेथड है एंड परफॉर्म भी हम इजीली लेबोरेटरी में कर सकते हैं। सो इन डबल स्टैंडर्ड DNA 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स joins the GC base pairs and 2 bonds connect the AT base pair, ओके। G and C दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ज्वाइंट हो गए तो वो यहाँ वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। अलग अलग जो स्ट्रैंड है DNA की डबल स्ट्रैंडेड होगा DNA, सो इसकी एक स्ट्रैंड में G प्रेजेंट है, दूसरी स्ट्रैंड में C, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक हो गए, ठीक है। एंड GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं एंड AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो गए, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट DNA विथ द ग्रेटर G+C कंटेंट विल हैव द मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। ये तो क्लियर है कि GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सो जिस भी DNA में GC का कंटेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का अमाउंट भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी अदर DNA के जिसमें AT का कंटेंट ज़्यादा है। ऐसे DNA की कंपेयर में जो भी DNA है उसमें GC का कंटेंट ज़्यादा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ज़्यादा प्रेजेंट होंगे एंड इट्स स्ट्रैंड्स विल सेपरेट ओनली एट द हायर टेम्परेचर, ओके। और जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा है उतना उन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा,
ठीक है। सो यहाँ पर जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर, कि जिस टेम्परेचर पर डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है वो सेपरेट होकर सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और होना शुरू कर दे, तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर। सो जो यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड जितने होंगे उतना ही उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की ज़रूरत रहेगी। सो ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो हायर मेल्टिंग पॉइंट, द डीएनए मेल्टिंग कैन बी इजीली फॉलोड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली because the absorbance of the 260 nanometer UV light by DNA increases during the strand separation. ओके, डीएनए का जो मेल्टिंग है वो हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली हम डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि बाय सिंपली मेजरिंग दी एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर के ऊपर डीएनए का एब्जॉर्बेंस देखने को मिलता है, ठीक है। सो 260 नैनोमीटर पर जैसे जैसे डीएनए का डीनेचुरेशन होगा, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा डीएनए, तो उसका एब्जॉर्बेंस है 260 नैनोमीटर पर वो इंक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन इजीली मॉनिटर द डीएनए मेल्टिंग एट 260 नैनोमीटर बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, when a DNA sample is slowly heated, the absorbance increase as the hydrogen bonds are broken and reaches a plateau when all the DNA has become single stranded. ओके, डीएनए सैंपल को हम अगर स्लोली उसको टेम्परेचर देने स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्लोली उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले क्या होगा, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन शुरू होगा, ठीक है। सो स्लोली हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता जाएगा, ठीक है, एंड एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होता जाएगा। सो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस कब देखने को मिलेगा, जब डीएनए का पूरा डीनेचुरेशन हो गया हो, तब वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हेन द डीएनए हैज़ बिकम द सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड में से डीएनए पूरा सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस देखने को मिलेगा। Clear? The midpoint of the rising curve gives the melting temperature, a direct measure of the G+C content. ओके, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं, एक साइड पर एक्स एक्सिस पर क्या दिया गया है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, एंड वाई एक्सिस पर क्या है, एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर। सो नीचे क्या है, सबसे पहले जो लोअर टेम्परेचर है उस पर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही होगा, फिर हम धीमे धीमे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्राफ में देखिए एक जगह पर ड्रास्टिक इंक्रीज आता है कि एब्जॉर्बेंस में एक सीधा इंक्रीज आ जाएगा, कि वो जो टेम्परेचर है बीच का वो कौन सा होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर। जब डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड में से सिंगल स्ट्रैंडेड में जिस टेम्परेचर पर डीएनए का कन्वर्जन हो जाए, उस टेम्परेचर को डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ग्राफ का जो बीच का पॉइंट है यहाँ कर्व का, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर कहा जाएगा, ठीक है। सो उस टेम्परेचर के बाद डीएनए है वो पूरा का पूरा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाएगा, एंड एक लेवल पर एब्जॉर्बेंस भी जो है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ है वो स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ चुके हैं, एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस अभी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी करेंगे तो भी उसमें कोई एब्जॉर्बेंस में चेंजेस नहीं होगा। सो ग्राफ है वो बाद में स्ट्रेट लाइन हो चुका है। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ दैट शोज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर के बाद। कि अगर हम मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दें तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाएगा। Since the density of the DNA also increases linearly with G+C content, the percentage of the G+C can be obtained by centrifuging the DNA in cesium chloride density gradient. ओके, यहाँ पर एक और मेथड दी गई है, ठीक है। पहली मेथड हमने कौन सी देखी कि मेल्टिंग टेम्परेचर के बेसिस पर,
अभी दूसरी मेथड क्या कहती है कि जो डीएनए की डेंसिटी है वो जीसी कंटेंट के साथ इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर जीसी का कंटेंट ज़्यादा तो डीएनए की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जीसी का कंटेंट कम है तो डीएनए की डेंसिटी कम होगी। सो उसके बेसिस पर भी हम डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जीसी का कंटेंट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूजिंग द डीएनए इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज़ वन टाइप ऑफ द मेथड कि जिसमें एक सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड है जिसमें डीएनए को हम उस डीएनए या फिर किसी भी सैंपल को हम उसकी डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट कर सकते हैं। सो सीजियम क्लोराइड इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू फॉर्म दी डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अलग अलग ग्रेडियंट यहाँ पर हम डेंसिटी के फॉर्म करेंगे, अलग अलग डेंसिटी वाले सॉल्यूशन के लेयर होंगे, ठीक है। सो वहाँ पर सेपरेशन होगा। सो डेंसिटी के बेसिस पर डीएनए का सेपरेशन हो सकता है इस मेथड में। सो इस मेथड के थ्रू भी हम डीएनए का जीसी कंटेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द G+C कंटेंट ऑफ द मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिटरमाइंड। ओके, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जीसी कंटेंट डिटरमाइन हो चुका है। एंड द जीसी कंटेंट ऑफ द डीएनए फ्रॉम एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स एवरेजेस अराउंड द 40% एंड रेंजेस बिटवीन द 30 to 50%। ओके, अगर हम एनिमल एंड प्लांट्स में चेक करें जीसी का कंटेंट तो उसमें ओवरऑल अमाउंट कितना होगा 40%। ओके, एंड रेंजेस यानी कि 30% to 50% के बीच में ही सभी एनिमल्स और हायर प्लांट में जीसी का कंटेंट देखने को मिलता है। ओके, सो दिस इज़ द एवरेज रेंज फॉर द जीसी कंटेंट इन द एनिमल्स, यानी कि ह्यूमन भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, एंड हायर प्लांट्स। इन कॉन्ट्रास्ट the DNA of both the eukaryotic and prokaryotic microorganisms vary greatly in their GC content। ओके, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उन दोनों में भी चेंजेस देखने को मिलेगा जीसी कंटेंट में, ठीक है। उनमें कोई सिमिलैरिटी ज़्यादा नहीं है, जीसी कंटेंट में बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। द प्रोकैरियोटिक जीसी कंटेंट इज़ द मोस्ट वेरिएबल। ओके, उसमें से भी प्रोकैरियोट्स का जो जीसी कंटेंट है वो ज़्यादा वेरिएबल है, रेंजिंग फ्रॉम अराउंड 25 to ऑलमोस्ट 80%। ओके, बहुत बड़ी रेंज में देखने को मिलता है। देखिए 25% भी जीसी कंटेंट हो सकता है, 80% भी हो सकता है, उसके बीच का भी कुछ हो सकता है। सो बहुत सारी वेराइटी प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। उसकी कंपेयर में एनिमल्स प्लांट में सिर्फ रेंज कितनी है 30% to 50%। ओके, उतनी रेंज में ही जीसी कंटेंट प्रेजेंट होगा। सो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जीसी कंटेंट में ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेगा। डिस्पाइट सच अ वाइड रेंज ऑफ द वेरिएशन द जीसी कंटेंट ऑफ द स्ट्रेन्स विदिन अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉन्स्टेंट। ओके, यहाँ पर इतना सारा प्रोकैरियोट्स के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, बट उसके बावजूद भी क्या होगा कि जो जीसी कंटेंट है एक स्पीसीज के अंदर जो भी अलग अलग स्ट्रेन्स होगी उन सब में जीसी कंटेंट सिमिलर होगा, ठीक है। उनमें जीसी कंटेंट में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड बेस कंपोजिशन है वो एक स्पीसीज के जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी स्ट्रेन्स है उसमें सेम होगा, ठीक है। सो इफ two organisms differ in their GC content by more than about 10%, their genomes have quite different base sequences। ओके, अगर दो ऑर्गेनिज्म में 10% से ज़्यादा जीसी कंटेंट में डिफरेंस देखने को मिले तो हम क्या कह सकते हैं कि उन दोनों का जीनोम है उसकी सीक्वेंस में भी डिफरेंस है, ठीक है। उन दोनों की जीनोम सीक्वेंस भी अलग अलग होगी क्योंकि जीसी का कंटेंट 10% से ज़्यादा उसमें डिफरेंट है। Okay, so on the other hand, it is not safe to assume that the organisms with very similar GC contents also have similar DNA base sequence। Okay, यहाँ पर एक हमने क्या कहा कि जो जीसी का कंटेंट है उसमें 10% से ज़्यादा अगर डिफरेंस देखने को मिले दो ऑर्गेनिज्म में तो वो दोनों की जीन सीक्वेंस भी अलग हो सकती है, ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। बट हम अगर दो ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए जीसी का कंटेंट है यानी कि ग्वानोसिन साइटोसिन का कंटेंट जो है वो सेम होगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, तो हम ये नहीं कह सकते
कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम है, क्योंकि सेम जीसी कंटेंट में भी अलग अलग जीन सीक्वेंस हो सकती है। ठीक है, बिकॉज द टू वेरी डिफरेंट बेस सीक्वेंसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेम प्रपोर्शन ऑफ द एटी एंड जीसी बेस पेयर। ओके, जीसी का कंटेंट सेम है, एटी का कंटेंट भी सेम है, बट उन दोनों को मिलाकर हम अलग अलग सीक्वेंसेस भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रपोर्शन में जीसी को यूज़ करना, सेम प्रपोर्शन में एटी को यूज़ करके भी हम अलग अलग जो है वो डीएनए के सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। सो अगर दो ऑर्गेनिज्म का जीसी कंटेंट सिमिलर है तो उसको कोई और बेसिस भी हमें चाहिए। ठीक है, सिर्फ जीसी कंटेंट के बेसिस पर हम नहीं कह सकते कि दोनों ऑर्गेनिज्म सेम है या फिर उनकी जीन सीक्वेंस सिमिलर है। क्लियर? ओनली इफ टू ऑर्गेनिजम्स आर alike phenotypically does their similar GC content suggest the close relatedness. ओके, अगर दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फिनोटाइपिक सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, ओके, जीसी कंटेंट के अलावा भी उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होगी, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनमें सिमिलैरिटीज होगी, तो जीसी कंटेंट है वो हम उसके साथ यूज़ कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म दोनों क्लोजली रिलेटेड हो गए। ठीक है, सो जीसी कंटेंट को हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, बट अकेले नहीं कर सकते। दो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट सेम है तो उसका मीनिंग ये नहीं कि दोनों ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस भी सेम होगी। ठीक है, उसके लिए हमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होनी चाहिए। GC content data are taxonomically valuable in at least two ways. ओके, टेक्सोनॉमिकली जो GC कंटेंट का डेटा है वो दो अलग अलग वेज में यूजफुल है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, दे कैन कन्फर्म दी टेक्सोनॉमिक स्कीम डेवलप्ड यूजिंग अदर डेटा। ओके, अगर हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अगर हमें कोई क्लासिफिकेशन मिला है, टेक्सोनॉमिकली हमने दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम जीसी कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ ऑर्गेनिजम्स इन द सेम टेक्सोन आर टू डिसिमिलर इन जीसी कंटेंट, द टेक्सोन प्रोबेबली शुड बी डिवाइडेड। ओके, एक टेक्सोन यानी कि एक ग्रुप के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ होगी। अगर जीसी कंटेंट में, उनका जीसी कंटेंट में बहुत सारी वेरिएशन होगा तो उस टेक्सोन को हमें आगे डिवाइड करना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर आगे स्टडी करनी जरूरी है। ठीक है, सो इस प्रकार दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने जो भी क्लासिफिकेशन किया है उसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर जीसी कंटेंट है उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, द जीसी कंटेंट अपीयर्स टू बी यूजफुल इन कैरेक्टराइजिंग द प्रोकैरियोटिक जेनेरा सिंस द वेरिएशंस विद इन अ जीनस इज यूजुअली less than 10%, even though the content may vary greatly between the genera. ओके, यहाँ पर क्या कहा कि जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनमें उसकी वेरिएशन है उसमें बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर जो जीसी कंटेंट है उसके बेसिस पर उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्टेफाइलोकोकस हैज़ द जीसी कंटेंट 30 to 38%, वेयर एज द माइक्रोकोकस डीएनए हैज़ 64 to 75% जीसी कंटेंट. Okay, so yet these two genera of the gram-positive cocci have many other features in common. ओके, इन दोनों ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी फीचर्स है जो कॉमन है, सिमिलर होगी। ठीक है, सो उन दोनों को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं जीसी कंटेंट का, क्योंकि दोनों का जीसी कंटेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, सो फर्स्ट की दो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको कंफर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए भी हम जीसी कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द organisms on the basis of the nucleotide base sequence. Okay, न्यूक्लिक एसिड बेस कंपोजिशन क्या है,
कितने अमाउंट में जीसी प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में एटी प्रेजेंट है, ठीक है। अलग अलग नाइट्रोजन बेसिस का कंपोजिशन क्या है, उसके बेसिस पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। और टेक्सोनॉमी में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पर। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर 2 type of the characteristics related to the nucleic acid. So thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.